दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मैं कल आपसे बोला था कि हम लोग अब से रेगुलर वीडियो स्टार्ट करेंगे इस पे। बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसके कारण वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन हम लोग जो पिछली वीडियो के सीरीज को छोड़े हुए थे तो हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी और अन्य एग्जामों को ध्यान में रखते हुए जो हमने इतिहास के पाठ्यक्रम को उठाया था, जो कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनटीपीसी या फिर स्टैटिक जीके के नाम से एक आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसमें अब तक हमने जो 13-14 वीडियो जो है डाला है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था बाबर की एंट्री हुई थी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की पूरी समाप्ति तक बात किया था। क्योंकि हम इस पे जो बात करते हैं वो आपको पता है कि पूरी डिटेल में नहीं बात करते हैं, स्टैटिक पार्ट को इसमें देखा जाता है। मतलब इसमें मेनली हम लोग यही देखते हैं कि कौन से राजा आए थे, किस वंश की स्थापना हुई थी और उसमें प्रमुख राजा कौन थे, उनसे जुड़े मुख्य कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। बीच में हमारी एक जो है राजवंश चल रही थी तुगलक। तो हमने बोला था उस समय तुगलक पढ़ाते हुए कि तुगलक ये पूरी दिल्ली सल्तनत जब समाप्त हो जाएगी तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम आपको पहले बता देते हैं, फिर उसी पुराने डर्रे की तरह हम लिखेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहले हिस्सा हुआ करता था। उससे भी पहले यह हिस्सा हुआ करता था काकतीय वंश का, ठीक है, लेकिन तेलंगाना के जो काकतीय वंश थे उनका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हरिहर और बुक्का नाम के जो है दो भाई थे, इन्होंने ये काकतीय वंश के सामंत भी थे। तो ये उनसे अलग होके और जब देखे कि मोहम्मद बिन तुगलक का पकड़ दक्षिण में कम हो गया है, ठीक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे, तो उसका प्रभाव जब दक्षिण में कम हो जाता है तो ये दोनों जो है भाई मिलके विजयनगर साम्राज्य की नींव डालते हैं और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। तो वहीं से ये जो है साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी से। तो बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत टोटल 4 वंश पढ़ने को मिलेंगे हम लोग को। पहला जो है संगम वंश, जिसकी स्थापना खुद हरिहर बुक्का करेंगे। दूसरा जो है सालूब वंश, तीसरा तुलुब वंश और चौथा अरावीडू वंश। इन 4 वंश को पढ़ना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ जो है डेटा है इनसे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए विजयनगर जो साम्राज्य है, ये विजयनगर जो साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य में हमने 4 वंश बताया। हरिहर बुक्का इसके संस्थापक हैं। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ ही होता है जीत का शहर, ठीक, और इसकी जो राजधानी होती थी वो हम्पी होती थी। इसकी जो राजधानी थी विजयनगर की वो हम्पी थी। लेकिन अगर आपसे कभी प्रारंभिक राजधानी पूछ दे तो इसकी स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए जो राजधानी बनाई गई थी वो थी अनेगोंडी, ठीक है। और इनके विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, तो हरिहर और बुक्का को एक जो है पंडित जी थे कह सकते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया था जीत की प्राप्ति के लिए। तो उनका एक बार नाम पूछा गया एग्जाम में, आप ध्यान रखें, विद्यारण्य नाम है उनका, ठीक है। और ये जो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, इस पूरे साम्राज्य की जो राजभाषा जो हुआ करती थी वो तेलुगु हुआ करती थी। और ये जो राजवंश है, आपको पता होगा कि हम्पी जो है, जो राजधानी है, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पूरी जो है स्थित है। तो जो ये विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे पूरा बसा हुआ था, ठीक। तो अभी जो हमने जो पॉइंट बताया उसको यहाँ लिखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से हमने बताया कि इसमें कुल 4 वंश हमको पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो है संगम वंश, पहला संगम वंश। संगम वंश का कार्यकाल जो अगर देखा जाए तो देखिए 1336 में इसकी स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की, 1336 में। इस समय जो है उत्तर भारत का शासक कौन रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से कट के अलग जो है स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं हरिहर और बुक्का। अब संगम वंश का जो है 1336 से स्थापना करेंगे तो ये टोटल जो चलेगा वो आपका है 1485 तक। उसके बाद संगम वंश के बाद अगली जो वंश आएगी सालूब वंश।
सालुव वंश, सालुव डायनेस्टी। तो सालुव वंश जो है वो 1485 से लेके 1505 तक। उसके बाद तुलुव वंश आएगा थर्ड नंबर पे। इनकी क्रम याद रखेंगे आप। तुलुव वंश, तो ये जो तुलुव वंश है इसकी जो कार्यकाल है वो 1505 से स्टार्ट हो जाएगी और तालीकोटा का एक आगे युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये जाके वंश समाप्त हो जाता है। और लास्ट में जो वंश जो है पड़ती है सबसे लास्ट वाली, अराविडु वंश, अराविडु वंश। तो अराविडु वंश 1570 से 5 साल गैपिंग है और ये 1646 तक पूरा जो है इसका कार्यकाल होता है। तो ये 4 वंश हैं। मुख्य रूप से आपको जो है कार्य इसके जो है समय नहीं याद रखने हैं, ठीक है, इसके काल याद नहीं रखने हैं, लेकिन इसके काल क्रम याद रखने होंगे जरूर कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। देखिए संगम वंश की स्थापना तो हरिहर बुक्का करेंगे ही। सालुव और तुलुव वंश में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वंश पहले था कौन सा वंश बाद में था। तो आप बस इसकी पहली वर्ड को पकड़िएगा। सालुव मतलब यस, यस से स्टार्टिंग हो रहा है, तुलुव मतलब टी से स्टार्टिंग हो रहा है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला में अगर हम पढ़ते हैं नॉर्मल तो पहले यस आता है तब जाके टी आता है। तो इससे भी आप एक ट्रिक टाइप को बना सकते हैं कि पहले सालुव वाला होगा बाद में तुलुव वाला होगा, ठीक है। तो ये 4 वंश है। इसमें हमने जो है आपको बताया कि इसका अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर का अर्थ ही क्या है, जीत का शहर। ये जो विजयनगर साम्राज्य थी इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है, कर्नाटक में। अगर हम्पी न दे पूछ दे प्रारंभिक राजधानी कहां थी तो आप बोलेंगे अनागोंडी या अनागोंडा, ठीक है। एनाकोंडा मत बोल दीजिएगा, अनागोंडी ही होगा, ठीक। तो राजधानी की बात हो रही है, राजधानी कहां थी, हम्पी, ठीक है। इसकी राजकीय भाषा क्या थी, राजभाषा जिसे बोला जाए, तो इसकी राजभाषा जो होती थी तेलुगु। और विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक कौन है, विजयनगर साम्राज्य के, तो संस्थापक में जो है दोनों भाइयों को लिया जाता है, हरिहर और बुक्का। हरिहर बड़ा भाई था और बुक्का जो है छोटा भाई था। हरिहर और बुक्का दोनों माने जाते हैं, ठीक है। हरिहर और बुक्का को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था किसका, विद्यारण्य का, विद्यारण्य। ये जो है विद्यारण्य कौन थे, एक समझ लीजिए वेद के प्रख्यात जो है पंडित कह सकते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में, ठीक है। इनसे इनको क्या प्राप्त थी, आशीर्वाद। तो इतनी पॉइंट को एकदम, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं इसको इरेज करूंगा तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि संगम वंश। अब संगम वंश में जो मुख्य राजा होंगे उनके बारे में पढ़ा जाएगा, इनके प्रथम राजा। वैसे संगम वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हरिहर प्रथम हो जाएगा। अंतिम जो शासक आएगा इस वंश का, संगम वंश का, वो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय माना जाता है, ठीक है। तो प्रथम शासक हरिहर हो जाएगा, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हो जाएगा। और अगर संगम वंश की महान शासक पूछ लिया जाए या शक्तिशाली शासक तो आप बोलेंगे देवराय सेकंड, ठीक है। देवराय द्वितीय जो थे इसके महान शासक में जो है शामिल थे। तो हम लोग देखते हैं क्यों ऐसे शामिल थे। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की अगर जो है बात करें तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, हालांकि मैंने बोला था इसके खंडहर यानी कि इसके अवशेष किस नदी के किनारे मिलते हैं, तो अवशेष जो है मिलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि यह किस नदी के किनारे फैला हुआ था साम्राज्य, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे फैला हुआ था, ठीक है। छोटी छोटी जो बात बताया वो पूरा लिखा नहीं हूं, चाहे तो अभी यहाँ लिख लीजिए। ये जो है जो हरिहर और बुक्का थे पहले किसके सामंत हुआ करते थे, तो तेलंगाना में एक साम्राज्य हुआ करती थी काकतीय वंश। आप रुद्रमा देवी नामक एक मूवी देखे होंगे, ठीक है, काकतीय वंश। रुद्रमा देवी जो है मूवी देखा होगा, तो उसमें जो है ये हरिहर बुक्का भी होते हैं और काकतीय वंश के जो शासक उसमें होता है वो प्रताप रुद्रदेव, जो कि अनुष्का शेट्टी बनी हुई है। नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो ये काकतीय के सामंत थे और ये जो साम्राज्य बना किसके जो है भाग से था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है साम्राज्य से काट के बनाया गया था। कब बनाया गया था ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल से बनाया गया था काट के, ये इंपॉर्टेंट है।
संस्थापक कौन था, राजभाषा और राजधानी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश, ठीक है। तो संगम वंश में हमने आपको बताया कि संगम वंश का जो, मेरे साथ ही साथ बोलिए भाई, संगम वंश के जो संस्थापक थे वो हरिहर प्रथम थे, क्योंकि हरिहर जो थे वो बड़े भाई थे और बुक्का छोटे भाई थे। तो पहले बड़े भाई बनेंगे शासक और बाद में जब मर जाएंगे तो जो है बुक्का बनाया जाएगा। तो हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम हम ऐसे यहां लिखते हैं अभी, ठीक है। कार्यकाल लिखने से कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट यानी महान शासक होंगे उनके बारे में पढ़ना है हमको थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम कौन सी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, संगम वंश। संगम वंश के कार्यकाल जो है इस वंश का हम लिख सकते हैं 1336 से लेकर 1485 तक, जो हमने आपको बताया है। तो पहले इस वंश के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो है इस वंश का संस्थापक है, संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन है, हरिहर प्रथम। अंतिम शासक कौन है, अभी हमने बताया था लास्ट में, अभी कुछ देर पहले, विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष नामक एक मंदिर भी है कर्नाटक में, विरूपाक्ष सेकेंड। और सबसे महान शासक कौन था, यानी शक्तिशाली शासक कौन था, तो सबसे महान जो शासक आता है उसका नाम है देवराय सेकेंड, देवराय सेकेंड। ये 3 डेटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे। अक्सर सवाल जब बनते हैं तो ऐसे टाइप से बन जाते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, इसका अंतिम शासक कौन है, या फिर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा मोड़ा एक दो पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसके संस्थापक में हरिहर जो प्रथम थे, हरिहर प्रथम, इन्होंने जो है एक उपाधि धारण की थी, 2 समुद्रों का अधिपति, 2 समुद्रों का अधिपति, 2 समुद्रों का अधिपति। क्योंकि ये जो है जो था हरिहर प्रथम, ये अगर भारत की इस वाली पोजीशन को देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में पूरा आसपास तटीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय क्षेत्रों को जीत लिया था। तो इस हिसाब से जो है इसने अपने अरब सागर और जो है ये बंगाल की खाड़ी, ये 2 जो सागर हैं, इनको जो है मिला के 2 समुद्रों का अधिपति ये अपने को मानता था। इसके बाद जो है इसकी गद्दी पे बैठा है इसका भाई, जो कि बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम। इस बुक्का प्रथम के समय में भी जो आपको 2 चीजें याद रखनी होगी। बुक्का प्रथम जो है चूंकि वेद वगैरह को जो है थोड़ा ज्यादा मान्यता देता था, इसका जो उपाधि मिली है इसको वेद प्रतिष्ठापक की मिली है। और इस खुद से जो है ये चूंकि जो है मदुरै वाला जो हिस्सा है तमिलनाडु का, ये वाला क्षेत्र मदुरै वाला, तो ये पूरा जो है जीत के मिला लेता है जब अपने वंश में। तो ये बोलता है अपने आप को कि हमारे भैया तो जो है 2 सागर के जो है क्या थे, 2 समुद्रों के अधिपति थे, और चूंकि मैं जो है मिलाया हूं मन्नार वाली खाड़ी को, इसलिए मैं हो जाऊंगा 3 समुद्रों का अधिपति, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि बुक्का प्रथम जो है ये 3 समुद्रों का अधिपति कहता था खुद को, यानी कि ये इसकी उपाधि थी 3 समुद्रों का अधिपति। और इसके हमने क्या बताया कि एक उपाधि मिला है इसको वेद धर्म प्रतिष्ठापक, ठीक है। ये 2 इसको उपाधि मिली है। तो बहुत आसान है। संगम वंश के देखेंगे अगर तो संस्थापक कौन थे, हरिहर प्रथम। अंतिम शासक अगर आप देखेंगे, देखिए अंतिम शासक अगर आप देखेंगे तो कौन है अंतिम शासक, विरूपाक्ष द्वितीय। और महान शासक देवराय सेकेंड। अब हमने बताया 1-2 पॉइंट कि हरिहर प्रथम को क्या मिला है, 2 समुद्रों का अधिपति उपाधि। उसका भाई जो आता है बुक्का प्रथम, इसको 3 समुद्रों का अधिपति, और इसको वेद धर्म प्रतिष्ठापक कहा गया। आगे देखेंगे हम लोग तो बुक्का सेकेंड, बीच बीच में हम राजा बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि इसका भाई इसका अब ये बेटा आ जाएगा, ऐसा कोई जो है रूल नहीं है, ठीक है। हम चूंकि बीच बीच में से जो है उठा रहे हैं, जो राजा जो है इंपॉर्टेंट नहीं थे इनके बीच में उनको छोड़ दिया जा रहा है। अभी ये हम जो है बार बार बोल रहे हैं कि हम डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, जब डिटेल से हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करें, अच्छा हरिहर प्रथम हो गया, बुक्का प्रथम हो गया। बुक्का कहां से, हरिहर सेकेंड आएगा ना, पहले हरिहर सेकेंड आएगा, तो हरिहर सेकेंड आता है। अब तीसरा जो है क्रम से तीसरा शासक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम से तीसरा शासक नहीं है। इसके शासनकाल में होता क्या है
कि ये जो है पहला ऐसा शासक होता है जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने से सीधा अर्थ यह है कि अब ये अपने आप को कोई सामंत नहीं मानते हैं, अब ये अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, अभी तक ये लोग जो है कोई ऐसा उपाधि धारण नहीं किए थे। कहीं ना कहीं इन लोगों को काकतीय वंश का जो था, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, उनसे डर लगा रहता था। ठीक, तो इसलिए इन्होंने नहीं किया था। लेकिन हरिहर द्वितीय ने जो है क्या किया है, आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो प्रताप रुद्रदेव जो था एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, वो अलग है, और यहाँ पे जो आएगा वो अलग है। ठीक है, तो काकतीय वंश में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ देखें ध्यान से कि हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, और यह पहला ऐसा शासक होता है जो समुद्र पार करके जाता है, पहला ऐसा इस वंश का शासक है। पूरे इतिहास को मत समझ लीजिएगा। तो हरिहर वंश इस वंश का पहला ऐसा शासक है जो श्रीलंका पे आक्रमण करता है और वहां के शासक को टैक्स देने पे मजबूर कर देता है। तो श्रीलंका पे आक्रमण कर वहां के शासक से टैक्स वसूल लेता है। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय। अब इसके बाद सब निकम्मे हैं, कोई मतलब नहीं है। देवराय प्रथम को देखते हैं हम लोग, आगे आ जाएंगे। देवराय प्रथम का कार्यकाल जो है 1404 से लेके 1406 से लेके 4 नहीं 1406 से 1422 तक है। ठीक है, तो देवराय प्रथम जो थे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय से जो ये संगम वंश थी, विजयनगर की जो है पहली वंश जो संगम वंश है, इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ है इनके समय। देवराय जो प्रथम है इनके समय क्या होता है कि बहमनी जो शासक रहता था फिरोज शाह करके, वो आक्रमण कर देता है। और चूंकि ये जो है थोड़ा सा हर क्षेत्रों में जो है ध्यान दे रहे थे, और इनका जो है रुचि जो है गायन और जो है कृति वगैरह इन सबों में ज्यादा हुआ करता था। चूंकि कैपेबल रहे ये राजा था, लेकिन देवराय जो प्रथम था इसके समय में जो है जनता भी, इसकी जो अन्य सामंत थे वो जो है बहुत ज्यादा विद्रोह कर देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे राज्य के अंदर विद्रोह हो रही हो, राज्य के अंदर, और कोई बाहरी जो है दुश्मन अटैक कर दे, तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही काम इनके साथ हुआ, और बहमनी शासक जो है पहली बार इनके पे जब अटैक करते हैं तो ये जो है हार जाता है। हारने के बाद अपनी पुत्री का शादी उस बहमनी शासक से करता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके समय एक फेमस यात्री है भाई इटली का, उसका नाम है निकोलो कांटी, निकोलो कोंटी या कांटी। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो देवराय प्रथम इटली के दरबार में ही क्या है, ये इटली का जो शासक था निकोलो कोंटी, वो आया हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके समय मैंने और क्या बताया कि जो है बहमनी शासक जो था, बहमनी ने आक्रमण कर दिया था। बहमनी शासक ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो देवराय प्रथम के समय ध्यान रखेंगे, 2 डेटा कम से कम तो जो है ध्यान ही रखना है। अब उसके बाद अगर हम जो है बात करते हैं कि इसके बाद अगला शासक कौन आता है, तो इसका जो बेटा रहता है वो मर जाता है, और उसके बेटा जो है गद्दी पे बैठता है, जो कि देवराय द्वितीय आएगा। कौन आएगा, देवराय द्वितीय। इधर लिख देते हैं, देवराय द्वितीय। यही सबसे महान शासक है, क्योंकि कब बैठता है ये 1422 में, और 1446 तक ये गद्दी पे बैठेगा। इसका कार्यकाल भी आपको याद रखना है कि कब से कब तक रहता है ये, तो 1422 से लेके 1486 तक रहता है ये, 46 तक। तो देवराय जो है द्वितीय से क्या सवाल बनता है कि यह सबसे महान शासक रहता है इस वंश का, और इसके समय एक फारस का यात्री रहता है अब्दुल रजाक, वो आता है भारत में। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, महान देवराय आदि उपाधियों से भी जाना जाता है। और ये जो देवराय द्वितीय है
इसने इसका जो है जिक्र जो है फरिश्ता के जो है फरिश्ता भी करता है, एक राइटर है फरिश्ता, वो बोलता है कि इसके जो है अपने जो है सेना में 2000 मुस्लिमों को इसने जो है भर्ती कर रखा था। ठीक है, तो ये सब सारी बातें जो है देवराय द्वितीय के बारे में बोली जाती है। एक बात और है कि श्रीनाथ करके एक जो है तेलुगु कवि थे, वो इसके दरबार में कुछ दिन तक रहे थे। तो कितनी डाटा हमने बताया, श्रीनाथ तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि इसके दरबार में रहते थे। अगली पॉइंट क्या बताया कि इसे इमाडी देवराय या प्रौढ़ देवराय या फिर महान देवराय की उपाधि मिली है। ये सब उपाधि है। ठीक है, देवराय को ये सब उपाधियां मिली हैं भाई। बहुत ही शासक जो है इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि ये करता क्या है, बहमनियों को जो इसके पूरी हम हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे हैं, एक शॉर्ट में बता देते हैं। बहमनी जो बार बार आक्रमण करते थे उनको जो है बुरी तरह से परास्त कर देता है, प्लस आसपास के जो है श्रीलंका वाले रीजन में था उसमें हमला किया था, और उसके अलावा जो है अपने आसपास की जितनी क्षेत्र थी उसको पूरी तरह विजय करके जो है इसमें मिला लिया था। देवराय द्वितीय इस नाते विजय था। दूसरा जो है इसके समय में जो तेलुगु जो है आपकी कृतियां होती हैं, तेलुगु के जो है जो कवि वगैरह होते हैं वो आके यहाँ पे रहते थे। जैसे कि हमने बताया श्रीनाथ तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे। तो ऐसी प्रसिद्ध हस्ती ये हो गया बाद में चल के कि इसको लोग जो है अनेक जो है नामों से पुकारने लगे और ये उपाधियां उसको मिल गई। ठीक, और हमने बताया सबसे फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं कि फारस का जो यात्री था, फारस का यात्री का जो है नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक। तो ये जो फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक था, इसके शासनकाल में विजयनगर में आया था। ठीक है, विजयनगर में आया था। और फरिश्ता वाली बात बताई थी, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फरिश्ता ने बताया है कि 2000 जो है मुस्लिमों को इसने अपनी सेना में क्या किया था, भर्ती कर रखा था। इसके बाद की जो है बात करें तो इस देवराय द्वितीय के बाद अगला जो शासक बनेगा तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट शासक पे चलना है देवराय से विरूपाक्ष सेकंड पे। विरूपाक्ष जो सेकंड होता है वो इस वंश का अंतिम शासक रहता है, जो कि देवराय के द्वितीय के मरने के बाद धीरे धीरे फिर बहमनियों द्वारा आक्रमण होता है, और इस आक्रमण के कारण जो है यहाँ पे भी अंदर अव्यवस्था फैल जाती है, और जो सीमाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं असुरक्षित रहती हैं। भाई सीमा जो है हमारी बॉर्डर, इनकी जो है सुरक्षित नहीं रह पाती है। तो बाहरी खतरा प्लस अंदरी खतरा, इतनी अराजकता फैल जाती है, इतना जो है अंदर ही अंदर मतलब साम्राज्य में इतनी दुव्यवस्था हो जाती है कि आगे चल के इसी का जो सेनापति होता है, विरूपाक्ष द्वितीय का जो सेनापति होता है नरसिंह सालूर, वो जाके इसको जो है हटा के गद्दी पे से और अगला वंश बना देता है सालूव वंश। तो सालूव वंश जो है बहुत छोटा सा वंश है, कोई उसका काम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हम लोग उसको सालूव को और तुलुव को एक साथ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपको बहुत बोर ना महसूस हो, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। एक बार रिवीजन के साथ हमने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसको हटाकर मतलब उससे जो है उसके दिल्ली सल्तनत से काटकर विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बनाया था। पंडित जी जो थे विद्यारण्य, उनको जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इसकी खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करती थी। आज भी जो है हम्पी जो है कर्नाटक का वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि उसमें जो है 4 वंश हुए थे। 4 वंश के नाम संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरावीडु वंश। ठीक है, संगम वंश में हमने स्टार्टिंग किया तो पहले पॉइंट बताया महान शासक, इसका संस्थापक और अंतिम शासक। तो संस्थापक थे हरिहर प्रथम, अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड और महान शासक जो है देवराय सेकंड। अब इसमें सबसे पहले जो थे आपका जो है हरिहर प्रथम का काम कुछ नहीं था, बस आप उपाधि याद रखिए, 2 समुद्रों का अधिपति। उसका भाई जब बनता है बुक्का प्रथम तो उसने जो है 3 समुद्र की अधिपति का उपाधि धारण किया,
और उसको वेद धर्म प्रतिष्ठापक कहा जाता है, वेदों में जो है रुचि रखता था। उसके बाद हमने आपको बताया हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय से आपको 2 पॉइंट याद रखनी थी। श्रीलंका पे जो है अटैक करके जो है टैक्स लेने पे मजबूर कर दिया, और दूसरा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। उसके बाद हमने जो है बोला कि देवराय प्रथम, इसके समय में थोड़ी सी जो है व्यवस्था ढीली हो गई। ढीली होने से जो है क्या हुआ, बहमनियों का आक्रमण हुआ। आक्रमण होने में जो है ये अपनी बेटी का विवाह जो है क्या करिए, हार के बहमनी शासक से कर दिए। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी, इनके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य में इनके दरबार में आया हुआ था, और बहमनी शासक का आक्रमण ये सब तो बताया हमने। सबसे फेमस जो शासक था देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड के जो है बारे में हमने क्या बताया कि इसे हिमाटी देवराय, प्रौढ़ देवराय और महान देवराय की संज्ञा भी दी जाती है, ये उपाधि दी जाती है। इसके समय में अब्दुल रज्जाक नाम का फारसी यात्री भारत का भ्रमण किया था और इसके दरबार में आया था। तो ये सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है। फरिश्ता वाली बात चाहे तो भूल जाइए, 2000 मुस्लिम को जो भर्ती करा है कोई मतलब नहीं है। श्रीनाथ तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे, इसके दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड बनता है। क्योंकि इसके समय अराजकता इतनी ज्यादा फैल जाती है कि इसी का जो सेनापति होता है नरसिंह सालूर, वो इसको हटाकर खुद गद्दी पे बैठ जाता है और अगला वंश सालू वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम जो है 2 वंश को पढ़ा के खत्म करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ने के साथ कोशिश किया करिए कि यहाँ पे जो बताते हैं उसी समय तुरंत याद हो जाए, बोझ दिमाग में न बने। ठीक है, धन्यवाद।